पहाड़ों से घिरे एक सुंदर गांव आनंदपुर में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान गोपाल अपनी पत्नी सावित्री और बुद्धिमान बेटे आरव के साथ रहता था। गोपाल दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन हर साल कम होती उपज और सूखे की मार ने उसे कर्ज में डुबो दिया था। गांव का लालची साहूकार जगतराम भारी ब्याज पर पैसे देकर किसानों की जमीन हड़पने के लिए बदनाम था। एक दिन गोपाल निराश होकर घर लौटा और बोला कि इतनी मेहनत के बाद भी खेत उसका साथ नहीं दे रहे। सावित्री ने उसे हिम्मत बंधाई कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। तभी उनका बेटा आरव बोला कि अब समय बदल चुका है, केवल मेहनत नहीं बल्कि नई सोच की भी जरूरत है। उसने सुझाव दिया कि खेत की मिट्टी की जांच कराई जाए, आधुनिक खेती अपनाई जाए और बेहतर बीजों का इस्तेमाल किया जाए। गोपाल ने पहले उसकी बात को बच्चों वाली समझकर टाल दिया, लेकिन आरव ने विश्वास दिलाया कि सही ज्ञान और सही दिशा में किया गया परिश्रम किस्मत बदल सकता है। उधर साहूकार जगतराम को डर था कि यदि आरव की योजना सफल हो गई तो उसका लालच पूरा नहीं होगा। उसने गोपाल को बुलाकर कर्ज तुरंत लौटाने की धमकी दी और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो खेत उसके नाम हो जाएगा। जब गोपाल मायूस होकर घर लौटा तो आरव ने हार मानने से इनकार कर दिया और पिता से कहा कि वे मिलकर खेत को फिर से उपजाऊ बनाएंगे। अगले दिन जगतराम एक नई चाल लेकर आया। उसने कहा कि पंचायत के सामने एक थैली में एक काला और एक सफेद पत्थर रखा जाएगा। अगर आरव सफेद पत्थर निकालेगा तो पूरा कर्ज माफ, लेकिन काला पत्थर निकलने पर खेत हमेशा के लिए साहूकार का हो जाएगा। पंचायत बैठी तो आरव ने देखा कि ही थैली में डाल दिए ताकि बाद में धोखा देकर खेत हथिया सके। आरव ने बिना किसी को बताए थैली से एक पत्थर निकाला और जानबूझकर उसे नीचे पड़े पत्थरों के बीच गिरा दिया। जब साहूकार गुस्से से चिल्लाया कि अब कैसे पता चलेगा कौन सा पत्थर निकला, तब आरव ने शांत स्वर में कहा कि थैली में जो पत्थर बचा है उसे देखकर आसानी से पता चल जाएगा कि उसने कौन सा पत्थर उठाया था। जैसे ही थैली खोली गई, उसमें सफेद पत्थर मिला और पंचायत समझ गई कि साहूकार ने धोखा देने की कोशिश की थी। उसकी चाल सबके सामने उजागर हो गई और मजबूर होकर उसे गोपाल का पूरा कर्ज माफ करना पड़ा। इस अपमान के बाद भी जगतराम का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में जाकर झूठी कहानी बनाई कि गोपाल का खेत इतना उपजाऊ है कि वहाँ हर साल चौगुनी फसल होती है और वह खेत राजकोष के अधीन होना चाहिए। राजा को बात सच लगी और उन्होंने गोपाल को दरबार में बुलाकर खेत खरीदने की इच्छा जताई। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उसने सही कीमत नहीं बताई तो खेत जब्त भी किया जा सकता है। परेशान गोपाल घर आया और सारी बात आरव को बताई। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि अभी समय जीतना जरूरी है। उसने पिता को सलाह दी कि राजा से कहें कि खेत की कीमत उनकी माँ की उम्र के बराबर स्वर्ण मुद्राएं हैं। अगले दिन दरबार में गोपाल ने यही उत्तर दिया। जब राजा ने माँ की उम्र पूछी तो गोपाल ने विनम्रता से कहा कि उनकी माँ रिश्तेदारी में गई हैं और उनके लौटने पर ही सही उम्र बताई जा सकेगी। राजा इस अनोखे उत्तर से उलझ गए और उन्होंने कुछ समय दे दिया। बाद में जगतराम ने फिर राजा के कान भर दिए कि इतनी चतुराई गोपाल की नहीं बल्कि उसके बेटे आरव की है। यह सुनकर राजा ने आरव की परीक्षा लेने का निर्णय किया और उसे दरबार में बुलवाया। राजा ने पहली पहेली पूछी कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा चलती रहती है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। आरव ने तुरंत उत्तर दिया, समय। दूसरी पहेली थी कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसे जितना बांटो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। आरव ने कहा, ज्ञान और करुणा। तीसरी पहेली थी कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती फिर भी सबसे बड़े राजा को भी झुका सकती है। आरव ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सत्य और आत्मविश्वास। उसके तर्क, विनम्रता और बुद्धिमानी से पूरा दरबार प्रभावित हो गया।
राजा वीरेंद्र सिंह ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा बुद्धिमान युवक केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है। उन्होंने आरव को अपना मुख्य सलाहकार और राज्य का युवा मंत्री नियुक्त कर दिया। गोपाल और सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस बेटे की बातों पर कभी लोगों ने विश्वास नहीं किया था, उसी की बुद्धिमानी ने परिवार की जमीन भी बचाई, कर्ज भी खत्म कराया और उसे सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य, ज्ञान, ईमानदारी और बुद्धिमानी से काम लिया जाए तो सबसे बड़ी मुश्किल भी अवसर में बदल सकती है और सच्ची समझदारी ही जीवन का सबसे बड़ा धन होती है।